अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान जरीन और आपके लिए लेकर कर आई हूं आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रोग्राम आपकी सहेली। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे खादी फैब्रिक के बारे में और साथ ही मिलवाएंगे हमारी विमेन अचीवर से। तो प्रोग्राम का आगाज करने से पहले चलिए देखते हैं इस एपिसोड की छोटी सी झलक। जितनी भी दुल्हनें हैं वो बिना खादी के दुल्हन नहीं बन पाती, क्योंकि जब वो गरारे पहनती हैं ज़रबफ्त के तो वो ज़रबफ्त भी खादी है। हाई स्कूल तक तालीम हासिल करने वाली रुखसाना ये खुद भी नहीं जानती थी कि कभी वो कुछ ऐसा कर दिखाएंगी जिससे ना वो सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल करेंगी। तो नाज़रीन, बढ़ते हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जहां आज हम बात करेंगे खादी के बारे में। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट अस्मा हुसैन। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब और उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम। अस्मा, आज हम बात करेंगे खादी के बारे में। खादी फैब्रिक क्या होता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। खादी जो है ये लफ्ज़ है, एक वर्ड दिया गया है जिसको आप खद्दर भी सुनते आए हैं। खद्दर फैब्रिक, खादी, समथिंग जो हमारे ज़मीन से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे जो हम कहते हैं कि रूट्स है हमारी। तो अब आजकल के ज़माने में तो इसका मतलब ये है कि जो हाथ से बिना हुआ, यानी हैंड स्पन, हैंड वोवन, हैंड मेड फैब्रिक, यानी जो उसकी कताई होती है, जो सूत बनता है वो भी हाथ से बनाया गया हो और उसकी बिनाई भी हाथ से हुई हो, तो उसको खादी कहते हैं, जो आज का सिनेरियो है। लेकिन 1900 या अब 1856 से पहले, 1865-70 के आसपास, जब मैनचेस्टर की मिल्स बनी पहली बार, तब ये कपड़ा मिलों में बनने लगा इंग्लैंड में। लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया में कपड़ा हाथ से ही बिना जाता था। तो ये उस ज़माने की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। उस ज़माने की मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी वो हमारे हिंदुस्तान में थी, खादी की, जो कपड़ा बिनने की। अच्छा, कपड़ा बिनने और की। कपड़े की जो बिनाई होती थी वो सिर्फ हाथ से ही होती थी, क्योंकि मशीनें थी ही नहीं उस वक्त। तो उस वक्त की ये मॉडर्न इंडस्ट्री थी और हर जो बेस्ट तरीके का कपड़ा बनाया जाता था वो हिंदुस्तान में बनता था। जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हम आज तो हमें लगता है कि वो हाथ का बनाया हुआ काम है और वो कोई ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट है या आज के ज़माने की नहीं है। लेकिन 1850-1865 तक वो दुनिया की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, सबसे ज़्यादा जानी मानी टेक्नोलॉजी थी। लेकिन क्योंकि वो हाथ से होता था तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता था। सारी दुनिया में हमारा फैब्रिक जो है वो जाता था और यहाँ का फैब्रिक 52% जो पूरे दुनिया का मार्केट था वो हिंदुस्तानियों के हाथ में था। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने देखा कि ये टेक्नोलॉजी है, हम इस टेक्नोलॉजी को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इससे बेहतर क्या बनाए। फिर स्टीम इंजन बन गया तो उन्होंने मशीनें बनाना शुरू की और मशीन से कपड़ा बिनना शुरू किया। तो जो मिल का कपड़ा था मैनचेस्टर का, लंकनशायर जो कहलाता था, जो शहर जहाँ पे सबसे पहले मिल्स लगी, वहाँ से वो कपड़ा उन्होंने दुनिया में भेजना शुरू किया। लेकिन उसका कंपटीशन हिंदुस्तान के कपड़े से होता था, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत खूबसूरत भी था, कंफर्टेबल भी था, देखने में भी अच्छा था। उसके जो कलर्स और डिज़ाइंस थी वो मशीनों से नहीं बना पा रहे थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि फिर हम मार्केट में कैसे आएंगे, हम कैसे इस कपड़े से मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ की जो कॉटन की खेती थी, सिल्क की खेती थी, उसको बंद कराना शुरू किया। और हम लोगों ने काफ़ी हिस्ट्री में पढ़ा है कि नील की खेती होने लगी, अफीम की खेती होने लगी। तो जहाँ कॉटन बोया जाता था वहाँ नील लगवा दिया गया। कहीं और कुछ इलाके थे जहाँ कॉटन होता था वहाँ अफीम की खेती हो गई। जैसे गाज़ीपुर का जो इलाका है हमारे यूपी का, वहाँ सब कॉटन की खेती होती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने वहाँ अफीम लगवाई, क्योंकि वो अफीम यहाँ से ले जाते थे चाइना में देते थे और चाइना से सिल्क और सोना और चाय लेते थे। तो वहाँ के लोगों को करप्ट करने के लिए उन्होंने अफीम यहाँ पे उगाना शुरू की। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारा जो रॉ मटेरियल था, फाइबर, वो ही नहीं रहा। तो जो यहाँ के वीवर्स थे उनको मुश्किल होने लगी कि हम कहाँ से लाएं, कॉटन कहाँ से लाएं। तो लॉन्ग टर्म सोच के उन्होंने धीरे धीरे
इस इंडस्ट्री को किल किया कि जब फाइबर ही नहीं होगा तो ये बनाएंगे क्या, जब इनके पास रॉ मटेरियल ना हो, आपके पास आटा दाल चावल ही ना हो तो आप रोटी और चावल कहाँ से पकाएं। तो ऐसे धीरे धीरे इन्होंने रॉ मटेरियल की कमी कर दी और इस चीज़ को 1910 में गांधी जी ने समझ के और वो नारा दोबारा दिया कि हम स्वदेशी, हम खुद चरखा चलाएंगे और हम अपना कपड़ा पहनेंगे और फिर उन्होंने उसको खादी का नाम दिया। तो उनके वो नाम इसीलिए था कि ये हमारी इंडस्ट्री है, हम अपनी इस इंडस्ट्री को रिवाइव करें जी। और ये घर घर की इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, हर घर में काम होता है कोई ना कोई हाथ का, तो हम उसको रिवाइव करें क्योंकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनका एक सबसे बड़ा मोर्चा था। तो इस तरह से खादी जो है वो हमारी ज़बान पे आया और इंडिपेंडेंस के बाद उसी खादी को खादी बोर्ड और खादी कमीशन में बदल दिया गया, जो आज हम लोग देखते हैं गांधी आश्रम में खादी बिकती है। तो उसी चैनल को जो गांधी जी ने बनाया था उसको गवर्नमेंट ने खादी बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अस्मा, आपने बहुत बेशकीमती जानकारियां दी, लेकिन हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। तो नाज़रीन, अगर आपके भी जहन में कुछ सवाल जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या आप अपने फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम आपको बताएंगे कि खादी को हम किस तरह से फैशन में कंटिन्यू कर सकते हैं। वक्फे के बाद खैर मकदम है नाजरीन, हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली है। तो नाजरीन, हम आपको याद दिला दें, हम बात कर रहे थे खादी के हवाले से और हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट। तो चलिए इस हवाले से उनसे और बातचीत करते हैं। अस्मा, आप हमें ये बताइए कि खादी को हम फैशन में या अपने स्टाइल में कैसे उसको रख सकते हैं, कैसे उसे यूज कर सकते हैं? खादी जो है वो यूजुअली लोगों को लगता है कि पॉलिटिशियंस का कपड़ा है क्योंकि वो खद्दर का कुर्ता पजामा या धोती पहनते हैं, उसके ऊपर वेस्ट कोट पहनते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि जब भी वो सिल्क की साड़ी पहनते हैं जो बनारस की बनी हुई है तो वो भी खादी है क्योंकि वो हाथ से ही बनती है, हाथ से वीव होती है और उसका तागा भी हाथ से बनता है। या जितनी भी दुल्हनें हैं वो बिना खादी के दुल्हन नहीं बन पाती क्योंकि जब वो गरारे पहनती हैं ज़रबफ्त के तो वो ज़रबफ्त भी खादी है। अच्छा। जो आप तंचोई पहनती हैं वो भी खादी है। तो एक्चुअली हमारा जो पार्टी वेयर है या जो ब्राइडल वेयर है, जो शेरवानियाँ बनती हैं दूल्हों की, प्योर फैब्रिक्स की, सिल्क की, वो सब खादी है। अच्छा। तो ये जो एक माइंडसेट है लोगों के दिमाग में कि खादी का मतलब है पॉलिटिशियंस का कुर्ता पजामा, ये बिल्कुल डिफरेंट, मतलब गलत है क्योंकि वो एक तरह का खादी है, कॉटन खादी है या जो मैट फिनिश के मटका सिल्क होते हैं उसके कुर्ते पजामे भी पहनते हैं पॉलिटिशियंस। लेकिन दूसरी तरफ जो खादी की एक वैरायटी है जो हमारा पुराना इंडस्ट्री था जिसमें ज़रबफ्त, किमखाब, तंचोई, जामावार, जामदानी, मशरू, ये सारे जो कपड़े बनते थे ये सब हाथ से बनते थे और आज भी बन रहे हैं और आज बहुत से रिवाइव हो रहे हैं। आप जितने भी बनारसी साड़ियाँ या बनारसी सूट्स देखते हैं जिसमें बूटियाँ पड़ी हुई हैं या सेल्फ डिज़ाइन बनी हुई है या टिश्यू की जैसा फैब्रिक है, वो सब खादी है, वो सब हाथ से बनता है। उसका तागा भी हाथ से बनता है और उसकी बिनाई भी हाथ से होती है। सिर्फ फ़र्क ये हो गया है कि अब वो चीज़ें महंगी हो गई हैं क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल 100 साल में धीरे धीरे करके इतना ख़त्म कर दिया गया कि आज भी हमारे वीवर्स जो हैं वो रॉ मटेरियल की वजह से परेशान होते हैं। तो अब हमारा जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है, इंपोर्ट होता है, चाहे वो सिल्क का धागा हो या कॉटन हो तो वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से आता है। तो जब वहाँ से आता है तो उस पर ड्यूटी लगती है, इंडियन गवर्नमेंट की लगती है, कस्टम्स लगते हैं, तो वो इतना महंगा हो जाता है कि जब वो फैब्रिक यहाँ बनता है तो वो फैब्रिक बहुत महंगा पड़ता है। बजाय इसके कि उसकी कोई कारीगरी किसानों को दी जाए, किसान उससे फ़ायदा उठाएं, वो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस में चला जाता है। तो
इन चीज़ों के ऊपर हमारे गवर्नमेंट का ध्यान जाने की ज़रूरत है कि उनके लिए रॉ मटेरियल दोबारा मुहैया करा जाए। कई जगह पे ऐसी कोशिशें हो भी रही हैं, कई जगह पे सिल्क को दोबारा सेरीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है कि वो लगे, लेकिन जितना ज़्यादा उसके ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि शायद ये कोई पुरानी इंडस्ट्री है, शायद इसको किसी और चीज़ ने रिप्लेस कर दिया जी। लेकिन वो ऐसी इंडस्ट्री है जिसको जापान, फ्रांस, जर्मनी ये पिछले 150 साल से इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि हम किसी तरह इन कपड़ों को मशीन से बना लें, लेकिन वो मशीन से बना नहीं पा रहे। तो हमें इस चीज़ को अब रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि ये हमारी दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है जी। और पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है, डिमांड। तो हम इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे। इसी तरह से अब आजकल बहुत से डिज़ाइनर्स हैं जो खादी को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। ज़्यादातर डिज़ाइनर्स खादी में काम करते हैं, इवन फॉरेन डिज़ाइनर्स, आपकी डोना करन, वर्साचे, ये सब बनारस आते हैं, यहाँ से सारे फैब्रिक्स ले जाते हैं और उसके बाद इनकी ड्रेसेस बनती हैं जो यहाँ से 1000 रुपये 2000 रुपये मीटर का कपड़ा ले जाते हैं, वहाँ जाके वो 10 लाख में 15 लाख में एक ड्रेस बिकती है। जी। तो इस चीज़ को थोड़ा प्रमोट करने की ज़रूरत है और जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारी नई जनरेशन है, जी। उसको दोबारा अवेयर कराने की ज़रूरत है कि इसकी खासियत क्या है, क्यों ये इतना अच्छा है, हम क्यों इसको पहने। क्योंकि पहने जी? आप जब बाहर जाते हैं आपको लगता है कि आपने कोई वेस्टर्न कपड़ा पहन लिया, टी शर्ट पहन ली किसी ब्रांड की जो कि फ्रेंच या इटालियन ब्रांड है, वहाँ से जाके आपने कॉटन ट्राउज़र पहन लिया और जैकेट पहन ली तो आप बहुत स्मार्टली या बहुत वेल ड्रेस्ड हैं। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे और आप उन्हीं ब्रांड के कपड़े पहने हो और कोई दूसरा आदमी खादी के ब्रोकेट की जैकेट पहने हो, तो जो लोग हैं वो कहेंगे ये किसी बड़े ख़ानदान का है, बहुत बड़ा एलीट या इंटेलेक्चुअल है या आर्टिस्ट है, क्योंकि ये जो चीज़ पहने हैं ये बहुत रेयर है, सबसे रेयर ये दुनिया की उन बेशकीमती चीज़ों में से है जो दुनिया में अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? आप दुनिया में एक आम इंसान की तरह रहना चाहते हैं या कुछ खास दिखना चाहते हैं? जी, तो अगर आप कुछ खास चाहते हैं तो आप खादी की तरफ ध्यान दें, आप जी। उसके कपड़ों को पहने जी। और आप वेस्टर्न कपड़े पहन सकते हैं। आजकल वेस्टर्न कपड़े बन रहे हैं खादी के, चाहे वो ट्राउजर्स हों, स्कर्ट्स हों, जैकेट्स हों, आप हर तरह के गाउन्स हैं, ड्रेसेस हैं, आपको हर तरह के सिलवेट्स जो हैं उसमें बन सकते हैं, क्योंकि जो वैरायटी उसमें अवेलेबल है वो वैरायटी आपको कहीं और मिलेगी ही नहीं। तो खादी जो है वो एक बहुत खूबसूरत फैब्रिक है, इसको एक तो कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें जितनी वैरायटी है अगर हम उसको लिखना शुरू करें, हम लोग उसको जमा करना शुरू करें तो कम से कम 15-20 साल लग जाएंगे किसी को रिसर्च करके सब कुछ इकट्ठा करने में। और इतनी बड़ी हमारी जो हेरिटेज है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और खुशी की बात है कि बहुत रिवाइव हो रही है, दोबारा डिज़ाइनर्स का ध्यान जा रहा है, तो कमर्शियल यूज़ में आ गई है। जब कमर्शियल यूज़ में आएगी तो धीरे धीरे लोग उसको अपनाना शुरू कर देंगे। अस्मा, आप हमारे शो में आई और आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी बेशकीमती और इतनी उम्दा जानकारी दी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, अगर आपके भी हैं कुछ सवालात जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या हमारे एक्सपर्ट से कुछ सवालात करना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो गया एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको मिलवाएंगे हमारे विमेन अचीवर से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश, आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है आपकी इस फेवरेट प्रोग्राम आपकी सहेली में। तो नाज़रीन, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको मिलवाएंगे हमारी विमेन अचीवर से, तो चलिए मिलते हैं हमारी विमेन अचीवर से। हमारे मुल्क में बहादुरी की अजीम मिसालें मौजूद हैं, जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि ख़वातीन फ़कत सिन्फ़ नाजुक नहीं, बल्कि वक्त पड़ने पर वो अपने हौसले की बदौलत मर्दों को भी पीछे छोड़ सकती हैं। आज जिनसे हम आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं, उनकी शख्सियत कुछ ऐसी ही है। अजीम हौसले से भरपूर रुखसाना कौसर की पैदाइश 1989 में जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हुई। रुखसाना के वालिद का नाम नूर हसन और वालिदा का नाम
राशिदा बेगम है। हाई स्कूल तक तालीम हासिल करने वाली रुखसाना ये खुद भी नहीं जानती थी कि कभी वो कुछ ऐसा कर दिखाएंगी जिससे ना वो सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल करेंगी। रुखसाना की शख्सियत उस वक्त सुर्खियों में आई जब उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ हथियार उठाया। रुखसाना ने 27 सितंबर 2009 को कलसिया गांव में मुखीम अपने घर में घुसे लश्कर तैयबा के कमांडर अबू उसामा को मार गिराया। रुखसाना और उसके भाई बहनों ने दहशतगर्दों से जमकर टक्कर ली। रुखसाना ने बिना देर किए एक दहशतगर्द की राइफल छीनकर उसे वहीं ढेर कर दिया। हालांकि इस वाक़ये में उनके वालिद और वालिदा भी घायल हो गए थे, फिर भी रुखसाना ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। रुखसाना ने अपनी इस बहादुरी से ऐसी मिसाल कायम की जो सबके लिए एक नज़ीर पेश करती है। रुखसाना की इस बहादुरी ने उन्हें एक सीधी सादी लड़की से रातों रात एक हस्ती में तब्दील कर दिया। रुखसाना को उनके इस अजीम कारनामे के लिए 7 अक्टूबर 2009 को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा रुखसाना को ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की जानिब से 1 लाख की रकम भी इनाम की सूरत में दी गई। 4 नवंबर 2009 को जयपुर में हुई एक खास तकरीब में रुखसाना को रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2010 में यौम जमहूरियत के मौके पर रुखसाना को कीर्ति चक्र से नवाजकर इनकी हौसला अफजाई की गई। रुखसाना कौसर ने अपनी हिम्मत और जांबाजी से ये साबित कर दिया कि आज की खवातीन न सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर अपने फराइज अंजाम दे सकती हैं, बल्कि वक्त पड़ने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार भी उठा सकती हैं। रुखसाना की इस जांबाजी और बुलंद हौसलों को आपकी सहेली की जानिब से अकीदत भरा सलाम। तो नाज़रीन, अगर आपकी भी ऐसी कुछ अचीवमेंट जिसे आप चाहते हैं कि हम उसे अपने शो में शोकेस करें, तो आप उसकी डिटेल हमें फेसबुक पेज पे भेज दीजिए या आप हमें ईमेल कर दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, देखा आज हमने आपको कितनी दिलचस्प जानकारियां दी, लेकिन वक्त हो गया है अब आपसे अलविदा कहने का और अपने प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करने का। तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।